हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास को लेकर यहाँ चर्चा करेंगे कि इतिहास विषय के अंदर कुल 12 अध्याय है। एक पहली किताब के अंदर 4 चैप्टर, दूसरी किताब के अंदर 4 चैप्टर और तीसरी किताब के अंदर 4 चैप्टर। प्राचीन काल से संबंधित पहली पुस्तक, मध्यकालीन भारत से संबंधित दूसरी पुस्तक और लगभग आधुनिक काल से संबंधित तीसरी पुस्तक के अंदर है। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करेंगे पहले चैप्टर से ही और अंतिम चैप्टर तक हम पढ़ेंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा तक यानी लगभग 30 या 31 नवंबर तक हम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम थोड़ा सा प्रथम अध्याय के बारे में शुरू करते हैं। मार्कर आ चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहला पार्ट आपके स्कूल के अंदर तो लगभग एक किताब 2 किताब पूरी हो चुकी है, फिर भी हम वापस पढ़ रहे हैं। आज हम जो भी कंटेंट पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। वैसे तो किताब के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर है, 20 पेज, 22 पेज, 25 पेज, लेकिन आज हम वो पढ़ेंगे जो परीक्षा के अंदर सीधा प्रश्न आएगा आपके। इनके अलावा लगभग 99% कोई दूसरा प्रश्न आने का कोई चांस रहेगा ही नहीं, क्योंकि पिछले 10 सालों के एग्जाम पेपर का मैं रिव्यू करके आया हूँ। मैं उनको देख के आया हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका नेचर, उनका प्रकृति कैसी होती है, उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करके उसके बाद आपके सामने पेश हुआ। तो जैसा कि आप पहले चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर के अंदर हम ईंटों के बारे में पढ़ेंगे, मनकों के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ से प्राप्त अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आखिर ये अस्थियां, ईंटें और मनके प्राप्त हुए कहाँ से? तो इसके अंदर हम एक सभ्यता के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को यदि दूसरे नाम देखा जाए तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसे अनेक नामों से जाना जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण नाम 2 ही है, एक तो हड़प्पा सभ्यता, एक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इनके नाम, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा या हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा, इसके पीछे भी लॉजिक था। इतिहासकारों के द्वारा सबसे पहले जब इनके स्थान खोजे गए तो सिंधु नदी और सिंधु घाटी के आसपास में पाए गए ज्यादा से ज्यादा ऐसा, इसीलिए इस सभ्यता का नाम रख लिया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जब कई ऐसे स्थान जो सिंधु घाटी के अलावा अन्य नदियों के आसपास में पाए जाने लगे, तब इतिहासकारों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तो उपयुक्त नहीं है। तो पुरातत्व की एक परंपरा है कि किसी भी सभ्यता का नामकरण करना होता है तो जो सबसे पहले उस सभ्यता के लिए जो स्थान खोजा जाता है उसके नाम पर उस सभ्यता का नाम रख लिया जाता है। इसीलिए इस सभ्यता के अंदर सबसे पहला स्थान हड़प्पा नामक क्षेत्र खोजा गया था। हड़प्पा नामक क्षेत्र 1921 के अंदर खोजा गया था। 1921 के अंदर हड़प्पा नामक स्थान खोजा गया था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा जाता है। सबसे पहले यदि देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देने वाले इतिहासकार कौन हुए, तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, जिन्होंने 1827 के अंदर नाम था मैसन। 1827 के अंदर अपने साथियों के साथ में लाहौर की यात्रा की तरफ निकलते हैं और 1829 के अंदर उन्हें पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर एक स्थान मिलता है टीले रूप में। टीले के रूप में मिलता है तो वो वहां पर जाके छानबीन करते हैं तो उसे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई लोग रहे होंगे। इन्होंने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ होगा, लेकिन इनकी बातों को सीरियसली लिया नहीं गया। डिपार्टमेंट के लोग, अंग्रेज अधिकारियों ने इनके बारे में कोई ज़्यादा जांचबीन नहीं की गई, तो इनकी बात ठंडी पड़ गई। बात है 1856 की। 1853 से 56 के मध्य
1853 से 56 के मध्य यहाँ पर लाहौर से कराची के बीच, लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और यहाँ पर दो ठेकेदार थे जिनका नाम था विलियम ब्रंटन और जेम्स ब्रंटन। इन्हें ब्रंटन नाम से भी, ब्रंटन बंधु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये ब्रंटन बंधु नाम के दो ठेकेदार थे। यहाँ पर रेलवे लाइन का काम चल रहा था। यहाँ पर कुछ ईंटें जिनके ऊपर कोई न कोई चित्र या लिपि अंकित थी वो मिली, तो इन्होंने अपने से उच्च अधिकारियों के पास वो ईंटें लेकर गए थे। तो उन्होंने उनको कहा कि आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए, आपको इन ईंटों से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने भी रुचि ली नहीं, बात आगे बढ़ी नहीं। 1853 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पे आके कुछ परीक्षण करके, कुछ निरीक्षण करके गए थे, लेकिन उनको भी खास ऐसी कोई चीज मिली नहीं। ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है। 1856 में ये अलेक्जेंडर कनिंघम फिर से यात्रा करते हैं, फिर भी उनको कुछ खास लगता नहीं। लेकिन उसके बाद 1872-73 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ आके यात्रा करते हैं और इनको काफी चीजें यहाँ से प्राप्त होती है। इन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी, क्योंकि ये पुरानी चीजों के अंदर, पुरातत्व के अंदर बहुत ही रुचि लेने वाले इतिहासकार हुए जिनका नाम अलेक्जेंडर हुआ, क्योंकि इन्होंने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 के अंदर की थी। कलकत्ता के अंदर सबसे पहले स्थापना करने वाले यही व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इसीलिए इस व्यक्ति को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक भी अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 कलकत्ता के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम भी करते हैं। मैं नाम लिख देता हूं, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने सबसे पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 कलकत्ता के अंदर की और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। सबसे पहले महानिदेशक भी यही बने थे, यानी 1861 के अंदर इनके डायरेक्टर जनरल महानिदेशक अब खुद ही बन जाते हैं और 1885 तक ये महानिदेशक रहते हैं। 1885 तक ये महानिदेशक बने रहते हैं। उसके बाद में इनके बाद में 4 साल के लिए दूसरे महानिदेशक आते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है 1892 के अंदर एडवर्ड बक ने बक संकट के नाम से घोषणा करता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कि भाई बक संकट चल रहा है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है लोगों की, अंग्रेज अधिकारियों की, अभी पैसा है नहीं और फालतू के डिपार्टमेंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो 1892 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को स्थायी रूप से कंप्लीटली बंद कर दिया और ये घटना 1902 तक चलती रही, बंद ही रहा। 1902 के अंदर लॉर्ड कर्जन, 1902 के अंदर क्या होता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा सबसे पहले इसको वापस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को स्थापित किया जाता है और इसका प्रथम महानिदेशक डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल को बनाया जाता है। जॉन मार्शल को बनाया जाता है। इस प्रकार से जॉन मार्शल 1928 तक रहता है और अपने कार्यकाल के अंदर ही इस दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है जॉन मार्शल के निर्देशन में, नेतृत्व में। ये तो एक मोटी मोटी जानकारी आपके सामने हो गई। अब हम आते हैं किताब के ऊपर कि किताब के अंदर, हमारी किताब में से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई 1921 के अंदर। डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, ये याद रखना बड़ा जरूरी है, और खोज करता थे राय बहादुर दयाराम सानी। ध्यान रखना, हड़प्पा, देखो आप जैसे बोलते हो हड़प्पा, तो र आता है, इसका मतलब कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे इसकी खोज की जाती है। रावी नदी के किनारे, अब देखो रावी नदी के किनारे की जाती है। अब देखो यह और वह एक जैसे होते हैं, इसलिए याद रखना बाएं तट पर की जाती है, बाएं तट पर। तो इस ध्यान रखना, हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में की गई। डायरेक्टर उस समय जनरल थे जॉन मार्शल, खोज करता थे दयाराम सानी, रावी नदी बाएं तट पर। इस प्रकार से ये डाटा आपको याद रखना। दूसरी बात करते हैं, दूसरा स्थान मोहनजोदड़ो की खोज 1922 के अंदर की जाती है। डायरेक्टर जनरल यही सेम रहते हैं जॉन मार्शल, और खोजकर्ता इसके अंदर होते हैं राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की जाती है। और ये मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे,
सिंधु नदी के किनारे। अब याद रखना ये बाएं तट पर है तो ये कौन से तट पर हो जाएगा, दाएं तट पर। दाएं तट पर खोज की गई। इन दो बातों पे ये प्रमुख शहर है, प्रमुख शहरों के बारे में। वैसे तो लोथल, धौलागिरा, राखीगढ़ी, मिठातल, बनावली, बहुत सारे, कालीबंगा, बहुत सारे स्थान पड़ेंगे। ये बड़े बड़े शहरों में से थे, बड़े नगरों में से थे। ये दो बातें हमें याद रखनी है। दूसरी बात हम देखते हैं, वापस एक बार देखो, हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में होती है। उस समय डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल होते हैं। खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम सानी, रावी नदी के किनारे बाएं तट पर। दूसरा स्थान मोहनजोदड़ो 1922 में खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी और सिंधु नदी के किनारे दाएं तट पर। अब हम बात करते हैं कि इस सभ्यता का जो समय है, काल है, वो कब का है। ये वैदिक सभ्यता से पहले की है, वैदिक सभ्यता के बाद की है, या वैदिक सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। तो हम देखते हैं ये वैदिक सभ्यता से भी पहले की सभ्यता है। यदि हमें इस विकसित स्वरूप को देखते हैं तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता विकसित सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में स्थित थी। तो ये दो तीन बातें हो गई। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध चीज कौन सी थी। तो देख लीजिए, सबसे यहाँ पे क्या थी भाई, यहाँ पे थी मुहरें, जिन्हें हड़प्पाई मुहर कहा जाता था। हड़प्पाई मुहर कहा, यह सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु थी। कई बार बोर्ड कक्षा के अंदर, बोर्ड परीक्षा के अंदर प्रश्न आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु कौन सी है। तो आपका उत्तर होगा हड़प्पाई मुहर। अबसद में है तो फिर आप ऑप्शन में मुहर है तो फिर मोर सही होगा। खाली जगह में तो आपको लिखना है हड़प्पाई मुहर। और कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पाई मुहर कौन से पत्थर की बनी हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है सैल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। सैल खड़ी नामक पत्थर से ये मुहर बनाई जाती थी और ये बहुत ही सॉफ्ट, या हम कह सकते हैं मुलायम पत्थर था। मुलायम पत्थर होता था ताकि आसानी से इसके ऊपर कोई चित्र या उत्कीर्ण करने होते हैं, फोटो पशुओं के चित्र या कोई लिपि लिखनी होती है तो आसानी से लिखा जा सकता है। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के बारे में रहता है। अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बना के हम इस वीडियो को करेंगे। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात का ध्यान रखना, यदि आपको किसी भी चैप्टर से संबंधित कोई भी बिंदु आपको समझ में नहीं आया तो नीचे आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। आप जो कमेंट टॉपिक डालोगे तो उस पर हम पहले वीडियो बना लेंगे, और जो पाठ की सीक्वेंस चल रही है वो तो हम रोज की रोज थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी। और इस प्रकार से आप वीडियो देखते रहिए और आगे अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। और वीडियो को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।